गुड मॉर्निंग मेरे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी मुख गुहा में पाचन। तब अपन ने कहा मुख गुहा में यांत्रिक व रासायनिक दोनों प्रकार का पाचन होता है। क्या कहा हमने? मुख गुहा में यांत्रिक व रासायनिक दोनों प्रकार का पाचन होता है। यांत्रिक पाचन में मैंने क्या कहा कि सबसे पहले जो मुख गुहा है उसमें भोजन को क्या कहते हैं बेटा? चबाया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथि है उसके द्वारा किसका स्राव किया जाएगा? लार। लार में जो जल प्लस श्लेष्मा है वो भोजन को क्या कराते हैं? लसलसा कराते हैं, जिसके फलस्वरूप भोजन अर्धठोस अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे कहते हैं बोलस। अब इसके साथ लार में क्या उपस्थित कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? एमाइलेज। जो भोजन में उपस्थित किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। इसमें माल्टोज। तो मुख गुहा में केवल किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट रूपी स्टार्च का क्या होता है? पाचन। अब इसके साथ दूसरी तरफ अपन ने क्या कहा था? भोजन मुख गुहा में थोड़े समय के लिए उगता है, जिसके कारण केवल 30% स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ही माल्टोज में क्या कहता है? रूपांतरण करता है। फिर इसके पश्चात दूसरा पार्ट आता है पाचन कहाँ? आमाशय में पाचन। मुख गुहा से भोजन किसके रूप में बना? बोलस। बोलस का मतलब अर्धठोस अवस्था में भोजन ग्रास नाल की सहायता से कहां पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की भित्ति में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे भोजन आहार नाल से ग्रास नाल से आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की जठर ग्रंथि द्वारा किसका स्राव किया जाता है? जठर रस का स्राव किया जाता है। अब जो जठर रस है वो बना होता है किसका? तो उसमें पाया जाएगा श्लेष्मा, कोमा, पेप्सिनोजन, एंजाइम और तीसरा है एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचा तो आमाशय की जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्राव हुआ और जठर रस में क्या पाया जाता? श्लेष्मा प्लस पेप्सिनोजन एंजाइम प्लस एसिड का निर्माण जठर ग्रंथि में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, जिन्हें कहते हैं कौन सी कोशिकाएं?
ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बेटा? ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, जो किसका स्राव करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? तो पहला कार्य है बेटा भोजन के माध्यम को कैसा करना? अम्लीय करना। दूसरा, भोजन के साथ आयन भोजन के साथ है आयन जीवाणु को क्या करना? नष्ट करना। तीसरा कार्य जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ये इसका कौन सा एंजाइम बेटा? निष्क्रिय एंजाइम। इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को एल्सियल अम्ल क्या कर देता है बेटा? पेप्सिन में बदल देता है, जो किस प्रकार का एंजाइम है बेटा? सक्रिय एंजाइम। तो एल्सियल का कार्य क्या हो गया? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना, दूसरा भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को क्या करना? नष्ट करना, और तीसरा निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को क्या करना? सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में रूपांतरण करना। अब ये सक्रिय पेप्सिन एंजाइम जो भोजन में क्या है बेटा? प्रोटीन है, उस प्रोटीन को कौन सा एंजाइम? सक्रिय पेप्सिन एंजाइम बदल देता है किसमें? पेप्टाइड। इसमें लिख दिया जाएगा पेप्टाइड। अब प्रोटीन का पाचन आपको किसमें करना है? अमीनो अम्ल में करना है। अब ये पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पेप्टाइड में। इसमें लिखता है पेप्टाइड में। अब इसके साथ साथ बच्चों के जठर रस में रेनिन एंजाइम भी पाता है, जो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन पैराकेसिन प्रोटीन में कर देता है। अब क्या कहा हमने? आमाशय के पाचन की बात कर रहे हैं। आमाशय में भोजन मुख वार से ग्रासनाद की सहायता से किसके रूप में पहुंचा? बोलस के रूप में। जैसे जैसे भोजन आमाशय में जाता जाएगा तो आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्राव किया जाएगा। जठर रस में क्या क्या पाया जाएगा? श्लेष्मा प्लस पेप्सिनोजन एंजाइम प्लस एचसीएल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को कैसा करेगा? अम्लीय। भोजन के साथ आए हुए जीवाणु क्या करता है? नष्ट। और निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को क्या किस बदल देता है? सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। अब इसके साथ निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में किस में बदल गया? पेप्सिन में। पेप्सिन क्या करता है? भोजन में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का पाचन करता है किसमें? पेप्टाइड में। इसके साथ बच्चों के जठर रस में एक और एंजाइम पाचन एंजाइम रेनिन पाता है, जो दूध में पाए जाने वाले कौन से प्रोटीन को? केसिन प्रोटीन में पाचन कर देता है किसमें? पैराकेसिन। अब जो भोजन है आमाशय में काफी समय तक क्या होता है? रुकता है, यानी कि लंबे समय तक भोजन कहाँ रहता है? आमाशय में रहता है। जैसे जैसे आमाशय की भित्ति द्वारा स्रावित किया गया जो जठर रस है वो भोजन में मिलता जाएगा, और भोजन में मिलने के कारण भोजन अर्धठोस अवस्था से बड़ा बन जाता है किसमें?
किसके रूप में आ गया बेटा? कायमा के रूप में। तीसरा पार्ट है बेटा छोटी आंत में पाचन। सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में होती है और छोटी आंत के भी कौन से भाग में बेटा? ग्रहणी वाले भाग में। तो अपन यूं ले सकते हैं छोटी आंत की ग्रहणी भाग में पाचन। छोटी आंत के कौन से भाग में? ग्रहणी वाले भाग में पाचन। अब ग्रहणी वाले भाग में पाचन कैसे होता है? तो इधर देखो बेटा, ये आपके पास था ग्रासनाल, ये आपके पास था आमाशय, और ये भाग आ गया कौन सा? ग्रहण। इस ग्रहणी में यहां पर बेटा कौन से अवयव थी? जठर, निर्गमी अवयव। अब आमाशय से भोजन किसके रूप में? कायमा के रूप में थोड़ा थोड़ा करके कहां ट्रांसफर होता है बेटा? ग्रहणी में ट्रांसफर। अब ग्रहणी में ट्रांसफर होने से पहले आप याद करो बेटा, यहां आपके पास थी बेटा कौन सी ग्रंथि? यकृत में कहता है पित्ताशय, पित्ताशय से में संचय होता है पीतरस। ये रस पीतरस पीत वाहिनी की सहायता से कहां पहुंचता है बेटा? ग्रहणी में पहुंचता। तो पित्ताशय से क्या पहुंच गया बेटा ग्रहणी में? पीत रस। पीत रस में क्या पाया देता? पीत लवण, कोमा, सारी प्रकृति के लवण या ताइन। अब पीत रस का कार्य क्या है? तो ग्रहणी में पहुंचा हुआ पीत रस भोजन के माध्यम को कैसा करता है बेटा? उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। अब पित्ताशय से क्या आएगा? पीतरस, और पीतरस ग्रहणी में पहुंचा हुआ पीतरस भोजन के माध्यम को कैसा करता था? उदासीन या क्षारीय बनाता है। पहला कार्य हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना है, पीतरस में किसी भी प्रकार का पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता। दूसरा कार्य पीतरस में पाए जाने वाले पीत लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। पायसीकरण का अर्थ होता है पीसना। अब पीतरस में उपस्थित पीत लवण वसा की बड़ी बूंदों के साथ जुड़ जाते हैं, जिनके कारण का प्रस्ताव कम हो जाता है। प्रस्ताव कम होने
वसा की बड़ी बूंदें किस में टूट जाती है बेटा? वसा की छोटी बूंदों में टूट जाती है। वसा की बड़ी बूंदों का छोटी बूंदों में टूटना ही क्या कहलाता है? वसा का आयनीकरण। ये कार्य किसका हो गया बेटा? पीत रस का हो गया। और ये रोल किस ग्रंथि का हो गया बेटा? ये हृदय ग्रंथि। अब दूसरी तरफ बात करो बेटा, यहां कौन सी ग्रंथि थी? कौन सी ग्रंथि थी? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि बताई थी आपको, जो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में किसका स्राव करती है बेटा? अग्नाशय रस का स्राव करती है। इस अग्नाशय रस में विभिन्न प्रकार के पाचन एंजाइम व सारी प्रकृति के लवण पाए जाते हैं। सारी प्रकृति के ये लवण भोजन के माध्यम को क्या प्रदान करते हैं बेटा? उदासीन से कैसा बना देते हैं? सार्य बना देते हैं। और अग्नाशय रस ग्रंथि से अग्नाशय रस अग्नाशय वाहिनी द्वारा कहां पहुंच गया? ग्रहणी में पहुंच गया। अब अग्नाशय रस में अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं बेटा? पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? देखो, तो मैंने पहला एंजाइम बताया था बेटा, आपको याद हो, ट्रिप्सिन। दूसरा बताया था बेटा काइमोट्रिप्सिन। तीसरा बताया था कार्बोक्सिल पेप्टिडेज। चौथा बताया था एमाइलेज। पांचवा बताया था लाइपेज। छठा बताया था न्यूक्लियेज। ये एंजाइम किसमें उपस्थित है बेटा? अग्नाशय रस में। अग्नाशय रस में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम जो भोजन है, उस भोजन में उपस्थित प्रोटीन को किस बेटा? पेप्टाइड में तोड़ देता है। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्टाइड में। कार्बोक्सिल पेप्टिडेज प्रोटीन व पेप्टाइड को किसमें तोड़ता है? डाइपेप्टाइड में व अमीनो अम्ल में। एमाइलेज जो एंजाइम है वो बचे हुए स्टार्च को किसमें बेटा? माल्टोज, सुक्रोज व लैक्टोज में तोड़ देता है। लाइपेज एंजाइम बेटा वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में अपघटित कर देता है। और न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को न्यूक्लियो टाइड में अपघटित कर देता है। क्या कहा आपने?
अलावा ग्रहणी वाहक व छोटी आंत की वृद्धि में आंतरिक रस का स्राव क्या था? इस आंतरिक रस में भी अनेक प्रकार के पाचन एंजाइम पाए गए हैं, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, एमाइलेज, लाइपेज, डाइपेप्टिडेज और फॉस्फेटेज। अब सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज का पाचन कर देता था किसमें? ग्लूकोज में। माल्टेज माल्टोज का पाचन कर देता था किसमें? ग्लूकोज में। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन कर देता था किसमें? ग्लूकोज में। एमाइलेज एंजाइम एमाइलेज नहीं होता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन कर देता था। विस्ट्रोल प्लस वसा में वसी अमल में। डाइपेप्टिडेज पाचन कर देता था किसका? पेप्टाइड का अमीनोमर में। और फॉस्फेटेज बेटा न्यूक्लियोटाइड का पाचन कर देता है। न्यूक्लियोसाइड में। इस प्रकार भोजन के जटिल घटक किसमें बदल जाते हैं बेटा? सरल अवशोषण करने वाले घटकों में बदल जाते हैं। अब अवशोषण का अधिकतम कार्य, अवशोषण का अर्थ क्या है बेटा? आहार नाल में से बचे हुए भोजन का रक्त में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? अवशोषण। अवशोषण का अधिकतम कार्य अगर शुद्धांतर हुआ छोटी आंत के शुद्धांतर वाले भाग में होता है तथा अपचित भोजन कहाँ ट्रांसफर कर जाता है? बड़ी आंत में ट्रांसफर कर जाता है। बड़ी आंत में से अपचित भोजन में से जल वगैरह को क्या कहता है? पुनः अवशोषण और बचे हुए भोजन को कहाँ ट्रांसफर कर जाता है? मलाशय में। और मलाशय से मल द्वार या गुदा के द्वारा शरीर से कहाँ विसर्जित कर जाता है? बाहर विसर्जित कर जाता है। अब कल बेटा ये जो पाचन वाला लेसन है, पार्ट है, इसको आप दोबारा पढ़ोगे पूरे को। जो लेसन अपन जहाँ से शुरू किया था, ये लेसन दूसरा, वहां से पूरा कल इसको शुरू करोगे। मैं सोमवार को ही मेरी क्लास है लूंगा। थैंक्स।